जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पॉलिटी की प्लेलिस्ट में या फिर कहें कि पॉलिटी की सीरीज में ये होने वाला है लेक्चर नंबर 37। वैसे ये लेक्चर नंबर 37 में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन इसको वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है दूसरी बार, क्योंकि पिछले वाले में न जाने क्यों साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हुई और मैं पूरा पढ़ाता चला गया। कोई बात नहीं, इस बार एक बार और रिकॉर्ड कर देते हैं। अब की बार पूरा ध्यान है कि आवाज आए। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर नंबर 37 जो है वो होने वाला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक क्विक रिकैप हम ले लेते हैं कि अभी तक इन 37 लेक्चर्स में, क्योंकि अभी हम अपने अंत पर आ गए हैं। पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है इसमें अब केवल जुडिशरी बचा है, यानी कि न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, लोअर कोर्ट। उन तीनों के बाद फिर हमारी पॉलिटी की जो सीरीज है वो समाप्त हो जाएगी। तो अगर मैं एक बार ध्यान से बात करूं, क्योंकि पहले मुझे इस मुद्दे पे बात करना है, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि ये आज हमारा लेक्चर नंबर 37 है। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 37 है। लेकिन इस 37 नंबर के लेक्चर पर आने से पहले आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में एक चीज लिखा होता है जिसको हम कहते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्या कहते हैं दोस्तों हम उसको? यूनियन एग्जीक्यूटिव। हम उसको कहते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, और यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका क्या होता है? संघीय कार्यपालिका। अब संघीय कार्यपालिका दोस्तों क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। संघीय कार्यपालिका में मैंने आपको पहले भी बताया है यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है। तो देखिए, एक आते हैं दोस्तों राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट जिन्हें हम कहते हैं। प्रेसिडेंट के साथ साथ दोस्तों आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ केंद्रीय मंत्री परिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं। और अंत में आते हैं भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कहने को एक छोटा सा शब्द है जो सिलेबस में लिखा होता है, लेकिन इसके अंदर से माल पानी बहुत निकलता है। तो उसमें 1, 2, 3, 4 और 5 बड़े बड़े जो है टॉपिक्स हमको पढ़ने होते हैं, जिसमें से प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मंत्री परिषद कंप्लीट करवाया था, उससे पहले प्रधानमंत्री, उससे भी पहले उपराष्ट्रपति और उससे भी पहले राष्ट्रपति। अब इस पूरे बड़े से टॉपिक में हमारा आज एक अंतिम लेक्चर बचा है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो हो चुका है, फंडामेंटल राइट हो चुका है, फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं, डीपीएसपी हो चुका है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। साथ ही साथ बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी हम देख चुके हैं। पार्लियामेंट जो कि इतना बड़ा पहाड़ है, उसको तो हमने क्या गजब लेवल का पढ़ा है वो हम देख चुके हैं। ये सारे टॉपिक हम देख चुके हैं। तो इस लेक्चर के बाद आपका केवल जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका जो है आपकी बचेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में आपको बहुत जबरदस्त लेवल का कवर करवाऊंगा, बिल्कुल आपके दिमाग में घुस जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक चीज और बचेगी, वो है संविधान के महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो एक नहीं, 2 चीजें बची हैं। उसके बाद तीसरी चीज बची है सारे इंपॉर्टेंट आयोग। लेकिन आयोग में हर साल एक प्रश्न आता है, और उस एक प्रश्न को खतरनाक तरीके से सॉल्व करने के लिए हमारे पास होती है एक पूरी सिस्टमैटिक सिनॉप्सिस वाली आयोग की टेबल। तो मैं बेसिकली अब एक लेक्चर में पूरी न्यायपालिका कवर करवाऊंगा, मैराथन लेक्चर लूंगा पूरी जुडिशरी का, और एक लूंगा मैं फिर संविधान संशोधनों का 2, और फिर एक लूंगा मैं आयोग का। यानी कि इस लेक्चर के बाद आपको 3 बड़े बड़े लेक्चर जो है देखने को मिलेंगे, मैराथन लेक्चर होंगे। तो आज ये 37वां है, तो 38, 39 और 40 लेक्चर में हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट अपने अंत पर समाप्त हो जाएगी अच्छी तरीके से, ठीक है। और फिर जो एमपी वाली पॉलिटी का सेक्शन है, तो एमपी पॉलिटी के सेक्शन को आपको मुस्कान मैम
पूरा एमपी पॉलिटी का मैराथन लेंगी। अभी मुस्कान मैम ने 10 घंटे का यूनिट 10 जनजातियों का, ट्राइब्स का पूरा बाइलिंगुअल मैराथन लिया है। बिल्कुल वैसे ही पूरा एमपी पॉलिटी का मैराथन आएगा मुस्कान मैम का, तो वो आप उसमें एमपी पॉलिटी आपकी हो जाएगी। ठीक है, चिंता नहीं करनी है, 10 की 10 यूनिट्स आपको क्रांति बैच में करवाई जाएंगी। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। अगर मुझे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में सरल शब्दों में कुछ कहना है, अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में सरल शब्दों में कुछ भी कहना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये भारत सरकार के वकील होते हैं। सिंपल शब्दों में, सिंपल शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में ये इंडियन गवर्नमेंट के, ये इंडियन गवर्नमेंट के वकील होते हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट के वकील होते हैं। इतनी बात दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गई। ये इंडियन गवर्नमेंट के क्या होते हैं? वकील होते हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरी एक बात और सुन लो, आप एक बात और सुन लो। ठीक है, नोट, अगर आप भारत सरकार पर केस करते हैं, अगर आप भारत सरकार पर मुकदमा, अगर आप भारत सरकार पर मुकदमा यानी कि केस करते हैं, तो भारत सरकार की तरफ से, तो भारत सरकार की तरफ से, तो भारत सरकार की तरफ से आपसे केस लड़ने, आपसे केस लड़ने भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आएंगे। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आएंगे। इतनी बात दोस्तों आप सभी को स्पष्ट हो गई। मैंने इसीलिए कहा भारत सरकार के वकील हैं। भारत सरकार पर कोई मुकदमा कर देगा, कोई केस कर देगा, तो आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट खुद आएगी वो केस लड़ने अदालत के अंदर? मोदी जी खुद आएंगे, अमित शाह आएंगे? नहीं, भारत सरकार की तरफ से हमेशा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी आते हैं। इतनी बात आप सभी को स्पष्ट हो गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक चीज और सुन लो। अगर आपने ये 2-3 मेरी बातें सुन ली तो पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। आगे कुछ मतलब इतना सरल आपको हो जाएगा कि मजा आ जाएगा। एक और नोट सुनो, एक और नोट सुनो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, भारत के महान्यायवादी को शॉर्ट में मैं एजीआई लिख देता हूं, बार बार पूरा पूरा लिखने में दिक्कत आएगी। तो एक बात और तगड़ी बताता हूं मैं आपको। एजीआई, एजीआई यूं तो पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते। एजीआई यूं तो पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते। पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते, सांसद नहीं होते, है ना? तो सांसद नहीं है, ये कोई चुनाव लड़के नहीं आया है ये व्यक्ति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो एजीआई यूं तो पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते, परंतु इन्हें संघीय कार्यपालिका यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा माना जाता है। ये तो हमने आपको बता ही दिया। परंतु इन्हें सरकार का हिस्सा माना जाता है, परंतु इन्हें सरकार का हिस्सा माना जाता है, परंतु इन्हें सरकार का हिस्सा माना जाता है। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों? इसीलिए जब सरकार समाप्त होती है, ऐसे लिख देते हैं कि सरकार विघटित होती है। और विघटित शब्द का मतलब तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा अगर आप पूरी पॉलिटी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। मतलब जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ताधारी सरकार है, अगर उसके खिलाफ लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस वोट, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है और सरकार गिर जाती है, विघटित हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो उस टाइम पर अटॉर्नी जनरल का पद भी चला जाता है। ठीक है ना? इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार का हिस्सा होते हैं। जब सरकार विघटित होती है, तो जब सरकार विघटित होती है
तो पीएम और केंद्रीय मंत्री परिषद के साथ साथ पीएम और केंद्रीय मंत्री परिषद के साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि एजीआई को भी रिजाइन देना पड़ता है। एजीआई को भी रिजाइन देना पड़ता है। इतनी बात क्लियर हुई। ये सरकार का हिस्सा है, तभी तो सरकार खत्म होने पर इनका पद भी खत्म हो जा रहा है। अगर ये सरकार का हिस्सा नहीं माने जाते तो सरकार खत्म हो रही है, इससे इनकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए थी। तो इसीलिए कहा गया कि ये नेता नहीं है, ये चुनाव जीत के नहीं आए हैं, ये पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं हैं, ये सांसद नहीं हैं, परंतु सरकार का एक अंग है। ये संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव का 5वां पिलर है। तो उस नाते से चूंकि ये सरकार का हिस्सा माने जाते हैं, इसीलिए जब भी सरकार के खिलाफ लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है और सरकार विघटित हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, पीएम और केंद्रीय मंत्री परिषद को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन देना पड़ता है, तो उनके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी को भी इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने ये बात समझ ली तो फिर टेंशन ही पूरी खत्म है आगे के लिए। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट का जिक्र करता है, यानी कि भारत के संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है, वो कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि भारत में एक पोस्ट होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से, तो आर्टिकल दिमाग में जमा लीजिए। अनुच्छेद 76 कौन सा है? आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76। ये किस पद का जिक्र करता है? भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब आइए दोस्तों, यहां से इस पेज से हम आगे प्रस्थान करते हैं और अब हमारे पास जो टॉपिक आएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति। तो ये तो बड़ा सिंपल है कि जो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, महान्यायवादी, इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। जो भी व्यक्ति भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना चाहता है उसके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वो व्यक्ति जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना चाहता है उसके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए। क्या बनने लायक? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक। यानी कि वो ये नहीं कह रहा कि जो इंडिया का अटॉर्नी जनरल बनना चाहता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। वो ये कह रहा है कि उस व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक योग्यताएं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, साथ ही साथ वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो बड़ा बेसिक पॉइंट है। साथ ही साथ नीचे लिखे 3 पॉइंट में से कोई एक उसके पास होना चाहिए, है ना? नीचे लिखे गए 3 पॉइंटों में से कोई एक होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यताएं होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन हो गई भारत का नागरिक होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन इनमें से कोई एक भी है तो चलेगा काम। जैसे कि वो हाई कोर्ट के जज रहे हो 5 साल के लिए, ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज रहा हो 5 साल के लिए, या फिर ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट का वकील रहा हो, वकालत का अनुभव रहा हो, वकालत का अनुभव रहा हो, कितने वर्ष का? 10 वर्ष का। या तो हाई कोर्ट में जज का अनुभव रहा हो 5 वर्ष का, या हाई कोर्ट में एक वकील के तौर पे अनुभव रहा हो 10 वर्ष का, या फिर वो व्यक्ति राष्ट्रपति के नजरिए में, प्रेसिडेंट के नजरिए में एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट यानी कि प्रख्यात विधिवेत्ता होना चाहिए। एमिनेंट ज्यूरिस्ट का सरल शब्दों में मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको कानून का अच्छा ज्ञान है। अ पर्सन हैविंग गुड नॉलेज ऑफ लॉ, अ पर्सन हैविंग गुड नॉलेज ऑफ लॉ। तो एमिनेंट ज्यूरिस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हैविंग
गुड नॉलेज, अ पर्सन हैविंग गुड नॉलेज ऑफ लॉ, अ पर्सन हैविंग गुड नॉलेज ऑफ लॉ। इतनी बात क्लियर हो गई? तो एक बार रिवाइज कर लें। जो व्यक्ति भारत का अटॉर्नी जनरल बनना चाहता है उसके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यताएं होनी चाहिए। वो व्यक्ति भारत का सिटीजन अर्थात नागरिक होना चाहिए, या फिर निम्नलिखित तीन में से कोई एक योग्यता और उसके पास होनी चाहिए। जिनमें से क्या क्या है वो तीन सुनिए। या तो उनके पास हाई कोर्ट में जज का अनुभव हो 5 साल काम करने का, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल वकालत करने का वकील के तौर पे 10 साल का अनुभव हो, या फिर वो व्यक्ति प्रेसिडेंट के नजरिए में एक प्रख्यात विधिवेत्ता यानी कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट यानी कि अ पर्सन हैविंग गुड नॉलेज ऑफ लॉ हो। अगर ये सारी योग्यताएं व्यक्ति के पास हैं तो उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। परंतु याद रखने वाली चीज यह है कि प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नहीं बनाते, वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। साफ कहानी स्पष्ट कर दी गई है कि संविधान ने अटॉर्नी जनरल का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं किया है, वो फिक्स नहीं किया है, वो निश्चित नहीं किया है, वो फिक्स नहीं किया है। तभी तो ये सरकार जैसे ही निपटती है तो ये भी निपट जाते हैं। तो उससे हमने यहां पर एक क्या रिवीजन कर लेना है, हमको रिवाइज कर लेना है कि चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री परिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी हो, तीनों में से कोई भी हो, तीनों में से कोई भी हो, इन तीनों का ही कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है, इन तीनों का टेन्योर, इन तीनों का टेन्योर बोले तो कार्यकाल, इन तीनों का टेन्योर, इन तीनों का कार्यकाल निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है यानी कि फिक्स्ड नहीं। इतनी बात दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गई। मतलब ये तीनों प्रेसिडेंट के, मतलब ये तीनों प्रेसिडेंट के प्लेजर पर, मतलब ये तीनों प्रेसिडेंट के प्लेजर यानी कि राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं। प्रेसिडेंट के प्लेजर पर यानी कि राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। आज इसी एंगल को हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नजरिए से भी पढ़ लिया। और राष्ट्रपति की प्रसन्नता कब तक होती है दोस्तों? जब तक कि सरकार के खिलाफ, राष्ट्रपति की प्रसन्नता तभी तक रहती है जब तक सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन ना पास हो जाए। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव किसी दिन पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति की प्रसन्नता भी समाप्त हो जाती है। ये हम ऑलरेडी काफी बार पढ़ चुके हैं। तो हमने फिर से रिवीजन के लिए क्या लिख लिया? प्रेसिडेंट का प्लेजर यानी कि राष्ट्रपति की प्रसन्नता अविश्वास प्रस्ताव पर निर्भर करती है। अविश्वास प्रस्ताव पर यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर निर्भर करती है। बस इतनी आपकी याददाश्त के लिए काफी होगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो राष्ट्रपति की प्रसन्नता खत्म। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ, अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ,
तो राष्ट्रपति की प्रसन्नता बरकरार रहती है। ठीक है, क्योंकि इसका पास हो जाने का मतलब यह है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, और जब सरकार, अगर यह पास हो गया मतलब सरकार ने बहुमत खो दिया। अब जब सरकार ने बहुमत ही खो दिया है तो राष्ट्रपति काय को प्रसन्न होंगे? राष्ट्रपति कहेंगे कि भैया बोरिया बिस्तर बांधिए, निकलिए आप सभी चुपचाप, है ना। तो ऐसा काम होता है इसमें, ठीक है, याद रहेगा बस। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं तो राष्ट्रपति कभी भी निकाल देंगे, तो वो तो मैंने आपको बताया ना। राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि प्रसन्नता आज मेरी हो रही है मैं आज रखूंगा, आज नहीं हो रही है मैं आज नहीं रखूंगा। राष्ट्रपति की प्रसन्नता उन पर निर्भर नहीं है। राष्ट्रपति की प्रसन्नता इस बात पर निर्भर है कि सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। ये हमने समझ ली पूरी बात। अच्छा, लेकिन अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चाहें, भारत के महान्यायवादी चाहें, तो वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपकर पहले भी अपने पद को खाली कर सकते हैं। ये तो सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए फटाक से, इसको नोट डाउन करिए। मैं इसीलिए बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपका कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो अधूरा ना रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है, गवर्नमेंट जब रिजाइन करती है तो इनका भी रेजिग्नेशन हो जाता है, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। लोग बस इतना रट लेते हैं कि जब सरकार इस्तीफा देती है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में ये नहीं पढ़ती कि सरकार ने इस्तीफा दिया क्यों। क्योंकि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया था, और जिसका मतलब है सरकार अपनी बहुमत खो चुकी है, जिसका मतलब है पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों को इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसका मतलब यह है कि साथ में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो हमको ऐसे पढ़ना चाहिए, है ना। अच्छा, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, जो भारत के महान्यायवादी हैं, उनका जो वेतन है वो भी संविधान में फिक्स नहीं है। तो बोले ठीक है, संविधान क्यों वेतन फिक्स करेगा, वेतन तो संसद फिक्स करती है। लेकिन यहां पर एक खेल होने वाला है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वेतन संसद फिक्स नहीं करती है। इनका जो वेतन रहेगा, इनका जो वेतन रहेगा वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ये यहां पर खेल है। तो कभी भी फ्लो में ऐसा मत लिख दीजिएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो सैलरी है, जो उनका वेतन है, वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। नहीं, अटॉर्नी जनरल, भारत के न्यायवादी को क्या वेतन मिलेगा, क्या उनको भत्ते मिलेंगे, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनके क्या कर्तव्य रहते हैं और उनके क्या कार्य रहते हैं। ड्यूटीज एंड फंक्शंस जो है अब हम उनके देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या है। देखो, जब भी प्रेसिडेंट को कोई कानूनी सलाह चाहिए, जब भी प्रेसिडेंट को कोई किसी लीगल मैटर पर कोई कानूनी सलाह चाहिए, तो वो कानूनी सलाह देना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत के महान्यायवादी का काम है। लिखा हुआ है ना कि राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कानून विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह देना। मतलब सलाह वो राष्ट्रपति को नहीं दे रहे हैं। जब भी भारत सरकार को कोई सलाह चाहिए होती है तो वो राष्ट्रपति के माध्यम से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से पूछते हैं। तो जब भी भारत सरकार को कोई कानूनी सलाह चाहिए तो वो कानूनी सलाह कौन देंगे, वो कानूनी सलाह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देंगे, क्योंकि वही तो सरकार के वकील हैं, और जो आपका वकील होता है वही आपको कानूनी सलाह देता है। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कोई हल्का मद्दा व्यक्ति तो बनेगा नहीं, ये वो व्यक्ति होगा जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता है। अब जिस व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता है तो सीधी सी बात है वो तो कानूनी सलाह तगड़ी ही देगा, है ना। तो सरकार को कानूनी सलाह देना ये पहला काम ये हो गया। उसके बाद हर वो काम करना जो प्रेसिडेंट द्वारा अटॉर्नी जनरल को सौंपा जाएगा, ठीक है। हर वो काम करने का मतलब है लीगल काम करना। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट जी ने कह दिया कि भैया आप जाइए हमारी गाड़ी चलाइए, ऐसा नहीं। तो प्रेसिडेंट जी हर कानूनी काम जो अटॉर्नी जनरल को करने को कहेंगे, अटॉर्नी जनरल को वो सारे काम प्रेसिडेंट के कहने पर करने पड़ेंगे, क्योंकि वही तो कर्तव्य है अटॉर्नी जनरल का, कानूनी काम करना। उसके बाद तीसरे पॉइंट में बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, पढ़ के देखिए आप
कि संविधान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो भी काम करने के लिए कहेगा वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को करना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है भैया, संविधान में जो कह रहा है आपको ड्यूटीज पूरी करने के लिए वो आपको करनी है, राष्ट्रपति जो आपको लीगल कामकाज करने के लिए कह रहे हैं वो आपको करने हैं, सरकार को जब जब किसी लीगल मैटर पर आपकी सलाह चाहिए आपको वो सलाह भी देनी है। ये तीनों क्लियर हो गया। अब सुनो, अब सुनो, अब एक हेडिंग आएगी कि राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल को कौन कौन से टाइप के काम दिए जा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था ना कि राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल को कुछ कानूनी काम दे सकते हैं, तो किस किस तरीके के कानूनी काम दे सकते हैं वो हम थोड़ा जरा अब इधर नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए अतिरिक्त दायित्व, यानी कि कोई भी और एक्स्ट्रा काम जो प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को देते हैं तो वो क्या क्या काम हो सकते हैं, आइए जरा उनके बारे में हम देखते हैं। तो वो काम क्या हो सकता है, जैसे कि पहला एक काम हमको नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी भारत सरकार की तरफ से पेश होने के लिए कहा जाए तब तब उनको पेश होना पड़ेगा। ठीक है, मामला पहला पॉइंट समझ में आया। जब भी इंडियन गवर्नमेंट के किसी केस में, जब भी इंडियन गवर्नमेंट के किसी केस में, जब भी इंडियन गवर्नमेंट के किसी केस में, जब भी इंडियन गवर्नमेंट के किसी केस में अटॉर्नी जनरल को, महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को, महान्यायवादी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाए तो उन्हें वहां उपस्थित यानी कि अवेलेबल होना होगा। पहली बात क्लियर हो गई। और ये लाजमी भी है क्योंकि आप एक तरीके से सरकार के वकील हो, तो जब भी सरकार किसी केस में फंसी है और आपको सुप्रीम कोर्ट में सरकार के तरफ से पेश होने के लिए कहा जा रहा है तो आपको वहां पर जाके पेश होना पड़ेगा। बात खत्म। इतनी चीज क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक और देखो, अब एक और देखो। एक होता है दोस्तों आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या कहता है? आर्टिकल 143 कहता है, ठीक है, देखिए, टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यहां पर भी उनको भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना है हर उस मामले में जो प्रेसिडेंट कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर। यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी उद्देश्य से, किसी भी काम से अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाता है तो अटॉर्नी जनरल को सरकार का प्रतिनिधित्व वहां पर करना होगा। अब आप कहोगे सर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में तो कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा। मैं बताता हूं आपको क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट में साफ स्पष्ट दे रखा है कि जब भी भारत सरकार के खिलाफ कोई केस हो रखा है या भारत सरकार किसी मुकदमे में फंसी हुई है तब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। तो वहां पर एक पॉइंट था कि भारत सरकार किसी केस में फंसी है या किसी केस के अंदर वो जकड़ी हुई है, लेकिन दूसरे वाला ये जो पॉइंट है आर्टिकल 143 वाला, इसमें कोई मुकदमा या कोई केस कुछ भी जिक्र नहीं किया गया। आर्टिकल 143 में साफ स्पष्ट कहा गया है कि जब भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए अटॉर्नी जनरल को बुलाएंगे तो अटॉर्नी जनरल को जाना पड़ेगा। तो दो तरीके की बात होगी कि भाई लफड़ा हो गया है फटाक से आजा, तो आपको जाना पड़ेगा, पहला मुद्दा।
और अगर कोई लफड़ा नहीं भी हुआ है, कोई अन्य काम है, तो भी आपको जाना पड़ेगा। यानी कि लफड़े के टाइम जा रहे हो वो आपकी एक ड्यूटी, और लफड़े के बिना किसी अन्य काम के लिए जा रहे हो तो आपकी वो दूसरी ड्यूटी हो गई। इस बात समझ में आ रही है? अच्छा, तीसरा वो क्या काम है जब प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को बुलवा सकते हैं, तो समझिए, जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट में ही कोई केस हो सकता है कि भारत सरकार के खिलाफ किसी ने हाई कोर्ट में केस कर दिया है। तो जब भी हाई कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने की बात आएगी, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने की बात आएगी, तो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा जब भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस हो रखा है। सेकंड पॉइंट आर्टिकल 143, जब जब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में बुलाएंगे भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव बन के, प्रतिनिधि बन के, तब तब अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट हाई कोर्ट का है कि हाई कोर्ट में या कोई केस की बात है या हाई कोर्ट में कोई अन्य दूसरा मैटर है, जब जब भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने की बात आएगी, उनका प्रतिनिधित्व करने की बात आएगी, तब तब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हाई कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? मैंने सारे पॉइंट आपको भर भर के बताए हैं, बार बार ठहर ठहर के, रुक रुक के। अब हम बात कर लेते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कुछ अधिकार क्या हैं और उनके अधिकारों पर कुछ सीमाएं क्या हैं। सबसे पहले जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या है, एक अधिकार है। अधिकार क्या है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास हर उस अदालत में उपस्थित होने का अधिकार है जहां जहां उनकी जरूरत पड़ेगी। पहला पॉइंट, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का यह अधिकार है कि वो भारत के किसी भी अदालत में उपस्थित हो सकते हैं जब जब उनको वहां पर आने की जरूरत पड़ेगी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? यह तो बड़ा बेसिक सा है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मैंने आपको ऊपर ही कहा, पढ़ते चलना इस पॉइंट को, मैं समझाता चल रहा हूं। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, वो संसद का सदस्य नहीं है, परंतु फिर भी वो पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जाके किसी भी मीटिंग में बैठ सकता है, राज्यसभा की भी किसी भी मीटिंग में बैठ सकता है, ये उसका अधिकार है। अब चूंकि वो संसद का सदस्य तो है नहीं, ही और शी इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जब आप सदस्य नहीं हो तो फिर हम आपको वोट डालने का अधिकार संसद में नहीं देंगे। यू विल नॉट गेट द राइट टू वोट, आपको मत देने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा, परंतु आप लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में जाके, उनकी मीटिंग्स में जाके हिस्सा ले सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ठीक है। और देखते हैं आगे कुछ और अधिकार हैं। जो भी सुख सुविधाएं, जो भी विशेष अधिकार, जो भी इम्यूनिटी, जो भी प्रतिरक्षण सांसदों को मिलता है, पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिलता है, वो सारी सुविधाएं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिलती हैं। यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, लेकिन सुविधाओं के मामले में हर वो सुविधा मिलेगी अटॉर्नी जनरल को जो पार्लियामेंट के किसी मेंबर को, यानी कि संसद के किसी सदस्य को मिलती है। तो उनका पहला अधिकार क्या हो गया कि वो भारत की किसी भी अदालत में उपस्थित हो सकते हैं जहां जहां उनकी जरूरत होगी। दूसरा अधिकार क्या हो गया कि भले ही वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की किसी भी मतलब जो बैठक है, जो मीटिंग है, उसमें वो जाके अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि वो संसद के सदस्य नहीं है। तीसरा अधिकार अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी का ये है कि उनको वो सारी प्रिविलेजेस, वो सारे विशेष अधिकार, वो सारी इम्यूनिटीज, वो सारा प्रतिरक्षण मिलेगा जो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद को प्राप्त होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ उनके ऊपर सीमाएं भी लगाई गई हैं, जैसे कि ये कभी भी सरकार के खिलाफ सलाह या सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ेंगे। ये बात लाजमी सी भी है, नहीं तो बड़ी अजीब सी भूमिका हो जाएगी अटॉर्नी जनरल की कि भैया तुमको अपॉइंट किया गया है सरकार के वकील के लिए और तुम सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हो। तो ऐसा नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चाहे सरकार गलत हो या सरकार सही हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कभी भी सरकार के विरुद्ध नहीं बोलेगा। ये उसकी आप पहली सीमा मान सकते हैं। उसके बाद अगली सीमा क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर
कि ये कभी भी ऐसे मुद्दे पर एडवाइस नहीं देगा जब तक कि इनसे एडवाइस ना मांगी जाए। ये बड़ा ही अजीब सा है सुनने में, बट बड़ी सिंपल सी चीज है कि जब तक इनसे एडवाइस ना ली जाए तब तक ये किसी मुद्दे पर अपनी एडवाइस नहीं देंगे। तीसरा क्या है, ये किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं बचाएंगे जब तक कि भारत सरकार ने इनको निर्देश ना दिए हों। ये किसी भी व्यक्ति को, और वो भी कौन से केस में, किसी क्रिमिनल केस में, ये किसी भी ऐसे व्यक्ति को तब तक नहीं बचाएंगे जो किसी क्रिमिनल केस में फंसा हुआ है जब तक कि सरकार इनको निर्देश ना दे दे। तो ये बंधे बंधे महसूस हो रहे हैं ना, इसीलिए इनकी ये सीमाएं हैं। ठीक है, अच्छा, ये किसी भी कंपनी के डायरेक्टर का पद तब तक नहीं एक्सेप्ट करेंगे जब तक कि सरकार इनको अनुमति ना दे दे। याद रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल भारत के महान्यायवादी के पास इतनी कानून का ज्ञान है तो वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, प्राइवेट अपना कामकाज कर सकते हैं, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। सुन लीजिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर अपना प्राइवेट कुछ काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं वकालत का, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। परंतु वो किसी भी कंपनी के डायरेक्टर तब तक नहीं बनेंगे जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको क्लियरेंस नहीं दे देती। उसके साथ वो किसी भी मंत्रालय या किसी भी विभाग को तब तक सलाह नहीं देंगे जब तक कि उनसे सलाह देने को ना कहा जाए। ठीक है, ये हो गया। लेकिन देखो यहां पे लिखा हुआ है कि ये प्राइवेट वगैरह में काम कर सकते हैं और ये किसी सरकारी कर्मचारी की कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि सरकार का जो हिस्सा है वो कर्मचारी थोड़ी ना कहलाएगा, वो तो नेता के बराबर ही हो गया। तो ये उनकी सीमाएं थी। अब दोस्तों एक पद होता है जिसको हम, जैसे इंडिया लेवल पर होता है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ऐसे ही स्टेट लेवल पर होता है एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। ठीक है, परंतु अभी हमको एडवोकेट जनरल नहीं पढ़ना, वो आपके ये इंडियन पॉलिटी के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यहां पर आपको एक नाम देखने को मिलेगा, सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सॉलिसिटर जनरल ही कहते हैं। सॉलिसिटर जनरल होते हैं और एक होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। इन दोनों का काम होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हेल्प करना। खत्म। वापस सुनो, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दोनों का काम होता है भारत के महान्यायवादी की हेल्प करना, उनकी मदद करना, काम काज करने में, पूरा काम संभालने में। बस इतना ही आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कभी आपसे स्टेटमेंट में आ गई कि आपने अभी आर्टिकल 76 पढ़ा था, जो मैंने आपको आर्टिकल 76 पीछे पढ़ाया था। आर्टिकल 76 कौन से पद का जिक्र करता है? आर्टिकल 76 बात करता है ना अपना उसका कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 76 में कहीं भी सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का जिक्र नहीं है। यानी कि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये दोनों ही अटॉर्नी जनरल की मदद करेंगे, परंतु इनका जिक्र किसी अनुच्छेद में, किसी आर्टिकल में नहीं है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। चलिए अब हम आपको एक बात और बता दें कि देश में सरकार का वकील हो गया अटॉर्नी जनरल, ये बात स्पष्ट है। लेकिन एक और मंत्री बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं लॉ मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री। तो वो एक सेपरेट पोस्ट होती है, बस इतना आपको बताना है। अटॉर्नी जनरल हो गए जो सरकार को सलाह देंगे, और कानून मंत्री हो गए जो सरकार की तरफ से कानून, नए नए कानून बनाने वाले या आइडिया देने वाले नेता हो गए। ठीक है, दोनों अलग चीजें हैं। उसके बाद अंत में यहां पर अटॉर्नी जनरल से संबंधित, महान्यायवादी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। ये 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिसमें से 76 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कि अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत के न्यायवादी पद की स्थापना होनी चाहिए। अनुच्छेद नंबर 88 बात करता है भारत के महान्यायवादी के पास जो अधिकार होते हैं उसकी, और अनुच्छेद 105 बात करता है भारत के महान्यायवादी की शक्तियां, उनको प्राप्त विशेष अधिकार और उनको प्राप्त प्रतिरक्षण, यानी कि पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षण, पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। ठीक है,
पीपीआई, तो ये कहां जिक्र है? 105 आर्टिकल में। और अटॉर्नी जनरल के जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो कहां जिक्र है? 88 में। और अटॉर्नी जनरल नामक एक पद होना चाहिए, ये कहां देखने को मिलता है? अनुच्छेद नंबर 76 में। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूं पूरी बातें आपको समझ में आई हों। आइए एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के न्यायवादी कुछ और नहीं बल्कि सरल शब्दों में सरकार के वकील होते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव संघीय कार्यपालिका का 5वां पिलर होते हैं, जिसमें ऑलरेडी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑलरेडी शामिल होते हैं। 5वें नंबर पर अटॉर्नी जनरल होते हैं। अटॉर्नी जनरल हर उस लीगल मुद्दे पर सरकार को सलाह देते हैं जिस पर उनसे सलाह मांगी जाए। अटॉर्नी जनरल संविधान में दिए गए हर उस काम को करते हैं जो संविधान करने को कहे। अटॉर्नी जनरल हर उस काम को भी करते हैं जो प्रेसिडेंट उनको देता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होना जब भी प्रेसिडेंट बुलाते हैं, या जब भी सरकार के खिलाफ कोई केस होता है तब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए। हाई कोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी हाई कोर्ट में पहुंचना। पावर्स की बात करें तो पावर्स इनके पास कुछ इस प्रकार हैं, हम अधिकार बोल सकते हैं कायदे से। अधिकार यह है कि ये पार्लियामेंट की किसी भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वहां पर वोट नहीं दे सकते क्योंकि ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते। इनको वो सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं जो किसी पार्लियामेंट के मेंबर को मिलती हैं। सीमाएं कुछ इस प्रकार हैं कि ये सलाह तब तक नहीं देंगे जब तक इनसे मांगी ना जाए। भारत सरकार सही हो या गलत ये कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, हमेशा उसके पक्ष में बोलेंगे। तो आर्टिकल 76, 88 और 105 तीन आर्टिकल्स के साथ हम इस टॉपिक को करते हैं समाप्त। अब इस लेक्चर 37 के बाद मैं प्रयास करूंगा कि केवल 3 लेक्चर्स में आपकी बची हुई पॉलिटी को मैं समाप्त कर दूं, जहां पर लेक्चर नंबर 38 मैराथन वीडियो होगा जिसमें पूरी न्यायपालिका, पूरी जुडिशरी को हम कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 39 में हम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी कि महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन को पढ़ेंगे। और अंतिम और आखिरी लेक्चर 40 में हम सारे आयोगों की सिनॉप्सिस टेबल पढ़ेंगे, जहां से हमारा एक प्रश्न हर साल की तरह गारंटी फंसता ही फंसता है। तो आज के इस लेक्चर में दीजिए दोस्तों मुझे इजाजत। मुलाकात करता हूं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद। खुश रहिए।